हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKH। मैं रूबी सिंह आटिया और आज हम करने वाले हैं आपका साइंस का चैप्टर नंबर 12। तो आप कहेंगे कि साइंस का चैप्टर है तो हम रीडिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये बेसिकली है तो साइंस का, लेकिन आपको उसको पढ़ने से लगेगा कि ये शायद SST का चैप्टर है। ठीक है, इसके नाम से ही देख सकते हैं, प्रमुख प्राकृतिक संसाधन, तो ये हमें SST का चैप्टर लगता है। ठीक है, सो ये बेसिकली रीडिंग बेस्ड चैप्टर है। ठीक है, आपको इस चैप्टर की रीडिंग करनी है, हर एक बात को आपको बस माइंड में समझते जाना है। हालांकि इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाला है नहीं। ठीक है, इसके अंदर वैसी कोई चीज़ें नहीं है कि बल दा वगैरह, ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। इसके अंदर सिंपल संसाधन SST के अंदर जो पढ़ते हैं वही है। और इसके जो नोट्स हैं कि क्वेश्चन आंसर्स कैसे आएंगे वो आपको पढ़ना है PDF में से। PDF में बाकायदा आपको क्वेश्चन आंसर्स मिल जाते हैं और पढ़ना यहाँ से है। ठीक है, आप बुक रीडिंग यहाँ से कर लेंगे, आपको सब समझ आ जाएगा। उसके बाद PDF में से आपको जो क्वेश्चंस है वो याद करने हैं। PDF में कुछ एक्स्ट्रा नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि जो क्वेश्चन बनते हैं वही PDF में आएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि PDF में कुछ अलग से दे दिया जाएगा। जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको समझ यहाँ से लोगे और PDF में क्वेश्चंस आपको पता चल जाता है सिस्टमेटिक तरीके से कि क्वेश्चन कैसे आएगा और उसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर पढ़ते हैं। तो वीडियो देख लीजिएगा, चैप्टर पढ़ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स PDF से याद करेगा। सेम टू सेम फॉर्मेट वहीं रहेगा। देखिएगा, प्रत्येक जीवधारी अपने आसपास विविध प्रकार के जीवधारियों तथा अजैविक वातावरण से घिरा होता है। ये जैविक व अजैविक कारक ही जीवधारी का विशिष्ट पर्यावरण बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि पर्यावरण क्या है। तो पर्यावरण के बारे में आप बता सकते हो कि जीवधारी अपने आसपास जिन भी वस्तुओं से घिरा हुआ है, जिन भी जैविक और अजैविक घटकों से घिरा हुआ है, या फिर आप कह सकते हो कि हमारे चारों तरफ पाए जाने वाले जितने भी जैविक और अजैविक घटक है उन सभी को क्या बोला जाता है? पर्यावरण बोला जाता है। मनुष्य ने अपने उद्भव काल से ही प्रकृति से सामंजस्य बनाए रखने का प्रयास किया है। उसका अस्तित्व ही प्रकृति के संसाधनों पर निर्भर रहता है। इसलिए आदि काल से ही मनुष्य प्रकृति का सम्मान करता आया है। दुर्भाग्यवश पिछले कुछ वर्षों में प्रकृति के अविवेकपूर्ण दोहन की प्रवृत्ति बढ़ी है। यानी कि हम जो है प्रकृति का अविवेकपूर्ण दोहन किए जा रहे हैं, जिसके दुष्परिणाम हम अनेक प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, भूस्खलन, महामारियां, भूकंप, सुनामी के रूप में भोग रहे हैं। किंतु प्राचीन भारतीय संस्कृति में झांकने पर विदित होता है कि हमारे वैदिक काल में ऋषि मुनियों ने प्रकृति को अत्यधिक महत्व दिया है। वन, सूर्य, पृथ्वी, आकाश आदि की देवतुल्य पूजा अर्चना की परंपरा डालकर मनुष्य को उनका महत्व समझाया है। आप देखेंगे कि गांवों में पीपल का जो पेड़ है उसकी बहुत ज़्यादा महत्वता होती है, उसकी पूजा की जाती है। क्यों पूजा की जाती है? ताकि उसको कोई काट ना सके। ठीक है, उसकी रक्षा के लिए पूजा की जाती है। लोगों के मन में इतनी मान्यताएं उन्होंने बिठा दी है कि हम जो है इन प्रकृति के जो संसाधन है उनका सम्मान कर सके, उनका अविवेकपूर्ण दोहन करके उन्हें नष्ट ना कर दे। ठीक है, क्योंकि ये जो है हमारे अस्तित्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों का तात्पर्य क्या है? देखिएगा, मनुष्य के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में आने वाली अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग में आने वाली हर वस्तु संसाधन कहलाती है। जो संसाधन हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं तथा जिनका प्रयोग हम सीधा अर्थात उसमें कोई बदलाव किए बिना करते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि संसाधन किसे कहते हैं? तो आप कह देंगे कि प्रकृति के अंदर जो भी, चाहे वो जैविक है, चाहे वो अजैविक है, चाहे वो सजीव है, चाहे वो निर्जीव है, जिन भी घटकों का हम उपयोग करते हैं वो क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। अब आप कहेंगे कि कोई भी चीज़, जैसे अजैविक चीज़ वायु है, जल है, वायु है, जल है, तो इनका हम उपयोग करते हैं। वैसे सजीव में आ गए पेड़ पौधे और अन्य मनुष्य। अब आप कहेंगे मनुष्य का उपयोग क्या करते हैं? तो आपको भी पता है कि हम किसान द्वारा उगाई जाने वाली फसल जो है वही तो हमारे भोजन के रूप में हम यूज़ करते हैं। तो काम किसने किया? किसान ने। लेकिन कैसे भी करके उसका उपयोग हमने कैसे किया? हाँ ठीक है, हमने रुपए चुकाए, लेकिन हमने उपभोग तो किया ना, हमने उपयोग तो किया, यानी कि उनका उपयोग हम करते हैं। ठीक है, तो हम जो है इसका एक बेस्ट एग्जांपल आप मान सकते हो कि आपके घर में खाना कौन बनाते हैं? माता जी बनाते हैं। तो उनका जो खाना उन्होंने बनाया है, लेकिन खा कौन रहे हो? आप सभी लोग खा रहे हो मिल करके। इसका मतलब क्या है कि आप भी उनका उपयोग कर रहे हो। कल को आप कमाने लगोगे तो आपकी कमाई का उपयोग आपके परिवार के सदस्य करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि हम जो है एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। ठीक है, सारे के सारे। और मनुष्य जिन चीज़ों का उपयोग करते हैं वो क्या कहलाते हैं? संसाधन। संसाधन जैविक भी हो सकते हैं, अजैविक भी हो सकते हैं।
ठीक है। और प्राकृतिक संसाधन का मतलब क्या हो गया, ऐसे संसाधन जो हमें डायरेक्ट प्रकृति से प्राप्त होते हैं, डायरेक्ट प्रकृति से, जैसे कि वायु है, जल है, पेड़ पौधे है। मृदा भी एक संसाधन है, क्योंकि वो क्या करती है, वो हमें यानी कि वो उपजाऊ होगी तभी तो हमें फसल मिलेगी, ठीक है, क्योंकि जो फसल होती है वो मृदा के अंदर ही तो होती है, तो वो भी एक संसाधन है। तो ऐसे कुछ प्राकृतिक संसाधन है जो सीधे हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जिनका हम उपयोग बिना किसी चेंज के करते हैं। हवा में सांस सीधा ले लेते हैं, और भी मृदा में हम फसलें उगाते हैं, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट, प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार। अब देखिएगा, प्राकृतिक संसाधन जो है उन्हें कई आधारों पर वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे पहला आधार है विकास या प्रयोग के आधार पर, विकास या फिर प्रयोग के आधार पर। तो देखिएगा, विकास के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को दो स्तरों में बांटा जा सकता है। पहला है वास्तविक संसाधन और दूसरा है संभाव्य संसाधन। इसका मतलब ये होता है कि जिनका हम प्रयोग कर रहे हैं वास्तविकता में, आज जिनका प्रयोग कर रहे हैं वो है वास्तविक संसाधन, और भविष्य में जिनके मिलने की संभावना है उन्हें क्या बोला जाता है, संभाव्य संसाधन। जैसे देखिएगा, वास्तविक संसाधन की परिभाषा आप क्या दे देंगे कि वे संसाधन या वस्तुएं जिनकी संरचना या मात्रा हमें पता है, जिनका इस्तेमाल हम इस समय कर रहे हैं, ये वस्तुएं वास्तविक संसाधन कहलाती है। उदाहरणार्थ, जर्मनी में कोयले की मात्रा, पश्चिम एशिया में खनिज तेल की मात्रा, और महाराष्ट्र में काली मिट्टी की मात्रा। अब दूसरा है संभाव्य संसाधन, वे वस्तुएं जिनकी निश्चित मात्रा या संख्या का अनुमान हम नहीं लगा सकते तथा जिनका प्रयोग हम इस समय नहीं कर रहे हैं, परंतु आगे आने वाले समय में कर सकते हैं। ये वस्तुएं संभाव्य संसाधन कहलाती हैं। संभाव्य संसाधन का प्रयोग वर्तमान समय में न कर पाने का उदाहरण 20 वर्ष पहले तेजी से चलने वाली पवन चक्कियां एक संभाव्य संसाधन थी, लेकिन आज के आधुनिक समय में हमारे देश में तकनीकी प्रगति हुई है, जिसके कारण हम पवन चक्कियों का प्रयोग आज कर पा रहे हैं। लद्दाख में पाया गया यूरेनियम भी एक संभाव्य संसाधन है, जिसका प्रयोग हम आने वाले समय में कर सकते हैं। तो लद्दाख के अंदर जो यूरेनियम पाया गया है वो भी एक संभाव्य संसाधन है। भविष्य में तकनीक होगी तब हम उसका उपयोग कर सकेंगे, यानी उसकी संभावना बन रही है अभी तक, ठीक है, यानी वो मौजूद तो है लेकिन उसका उपयोग अभी तक करना हमने शुरू नहीं किया है, क्योंकि हमारे पास टेक्निक्स नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। जैसे कि बहुत साल पहले इंटरनेट को यूज़ करना जो है, ठीक है, इंटरनेट वगैरह को यूज़ करना, ये क्या थे, ये इनकी संभावना ही थी। तो वैसे ही जो कोयला वगैरह है, जो अभी मिलने वाला है, यूरेनियम है, और इसके अलावा भी बहुत सारे संसाधन हैं जिनके बारे में, जिनकी संभावनाएं हम आगे देख रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि सौर ऊर्जा के हम लक्ष्य लगाए जा रहे हैं। फिलहाल ही भारत सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि हम सौर ऊर्जा में जो है बढ़ावा करेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने अभी महत्वपूर्ण निर्णय दिए सौर ऊर्जा को लेकर के। तो यहाँ पर क्या है कि हम सौर ऊर्जा की संभावनाएं तलाश रहे हैं। वो क्या है, एक संसाधन ही तो है, ठीक है। देखिएगा, वो भी संभावनाएं हैं, आगे हो सकती है, ठीक है, अभी तक हमने की नहीं है। अब देखिएगा, दूसरा आधार कौन सा है, उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर। उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को दो प्रकार से बांटा गया है। पहला है जैव संसाधन और दूसरा है अजैव संसाधन। अब देखिएगा, संजीव या जीवित वस्तुएं जैव संसाधन कहलाते हैं, उदाहरण जीव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य आदि। और अजैव संसाधन जो वस्तुएं निर्जीव हैं, जीवित नहीं है, ये वस्तुएं अजैव संसाधन कहलाते हैं, उदाहरणार्थ वायु, मृदा, प्रकाश आदि। अब तीसरा आधार है हमारा भंडारण या वितरण के आधार पर। तो भंडारण या वितरण के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला हो गया सर्वव्यापक और दूसरा हो गया स्थानिक। सर्वव्यापक का मतलब ऐसे संसाधन जो हर जगह पर पाए जाते हैं, सर्वव्यापक है। और कुछ संसाधन जो विशेषत जगहों पर पाए जाते हैं वो हमारे क्या है, स्थानिक है। तो सर्वव्यापक देखिएगा, जो वस्तुएं सभी जगह पर पाई जाती हैं वो और जो आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, सर्वव्यापक संसाधन कहलाते हैं, जैसे वायु है, ठीक है, प्रकाश है। दूसरा है स्थानिक संसाधन, जो वस्तुएं कुछ गिने चुने स्थानों पर ही पाई जाती हैं, स्थानिक संसाधन कहलाती हैं। उदाहरण तांबा हो गया, लोहयस्क हो गया, कोयला हो गया, इत्यादि हो गया, ठीक है, पेट्रोलियम हो गया। अब देखिएगा, प्राकृतिक संसाधनों को अच्छी तरह समझने के लिए हम उन्हें दो भागों में बांट सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि नवीकरणीय संसाधनों और अनवीकरणीय संसाधनों में वर्गीकृत कीजिए। अच्छे से समझना क्या है, तो अच्छे से समझना है हमें कि संसाधनों का हमें सीमित उपयोग और विवेक के साथ, यानी विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग क्यों करना चाहिए, ये आपको अब पता चलेगा। तो देखिएगा, नवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं, तो वे संसाधन जिनका निर्माण तथा प्रयोग दोबारा किया जा सकता है, अर्थात जिन वस्तुओं की पूर्ति दोबारा आसानी से हो
जाती है, ये वस्तुएं नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। नवीकरणीय संसाधन असीमित होते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये असीमित है। सूर्य की गर्मी आप कितना भी यूज कर लो वो आती रहेगी, वो सूर्य खत्म नहीं कर देगा। सूर्य ऐसे नहीं है कि आप यूज करने लग जाएंगे, ज़्यादा यूज कर लेंगे तो सूर्य में सनलाइट देना बंद कर देगा, ऐसा नहीं है। और ऐसे ही हमारी पवन ऊर्जा, पवनें तो चलती रहेंगी, ठीक है, हम जितना उपयोग कर सके उतना कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही है कि इसका जस्ट ऑपोजिट है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन वे वस्तुएं जिनका भंडार सीमित होता है, जिनके निर्माण होने की आशा बिल्कुल नहीं रहती या निर्माण होने में बहुत अधिक समय लग जाता है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। उदाहरणार्थ कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। आपको पता है कि कोयले को बनने के लिए लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं, क्योंकि जमीन के अंदर जो मृत अवशेष हैं वो पड़े रहते हैं, और जब उन पर ताप दाब लगता है बहुत समय के बाद, करोड़ों वर्षों के बाद, तब जाकर के ये तैयार होते हैं। तो ये जो है इनकी जो लिमिटेड है, यानी ये लिमिट में मौजूद है, अगर इनका ज़्यादा उपयोग कर देंगे तो ये नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा, हमें किसी भी संसाधन का लापरवाही से प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि लगातार और अधिक प्रयोग करने से ये जल्दी समाप्त हो जाते हैं और आने वाली पीढ़ियां इनका प्रयोग नहीं कर पाएगी, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन पढ़ते हैं। मनुष्य अपने जीविकोपार्जन के लिए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करता है। आदि मानव अपने पर्यावरण से प्राप्त वनस्पतियों एवं पशुओं पर निर्भर था। उस समय जनसंख्या का घनत्व कम था, मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित थी तथा प्रौद्योगिकी का स्तर नीचे था। उस समय संरक्षण की समस्या नहीं थी। कालांतर में मनुष्य ने संसाधनों के दोहन की प्रौद्योगिकी में विकास किया। वैज्ञानिक तथा तकनीकी विकास द्वारा मनुष्य जीविकोपार्जित संसाधनों के अतिरिक्त उत्पादन के संसाधनों का भी दोहन करने लगा। जनसंख्या की निरंतर वृद्धि के कारण संसाधनों की मांग बढ़ रही है, साथ ही प्रौद्योगिकी के विकास द्वारा उन्हें उपयोग करने की मनुष्य की क्षमता भी बढ़ी है। यानी एक तो हमने क्या कर लिया, डेवलपमेंट कर ली, प्रौद्योगिकी में विकास कर लिया, टेक्निक्स आ गई हमें कि कैसे हम चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं, और दूसरा जनसंख्या भी बढ़ गई। यानी कि जिनका पहले उपयोग नहीं कर पा रहे थे उनका उपयोग करना शुरू कर दिया और ज़्यादा मात्रा में उपयोग करना शुरू कर दिया, क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई है। अतः इस होड़ में यह आशंका उत्पन्न कर दी है कि कहीं ये संसाधन शीघ्र समाप्त होकर पूरी मानवता के जीवन पर ही प्रश्न चिन्ह जो है न लग जाए। यानी कि ये सारे जल्दी ही समाप्त न हो जाएं और मानवता का जो संरक्षण है उस पर प्रश्न चिन्ह न लग जाए। अब देखिएगा नेक्स्ट है न्याय संगत उपयोग एवं संरक्षण। अब समझते हैं कि न्याय संगत उपयोग का क्या मतलब है, कि इनको उपयोग करना नहीं है या फिर क्या करना चाहिए, यानी न्याय संगत का मतलब क्या है, या फिर इनके संरक्षण से क्या तात्पर्य है। कि सिंपल सी बात है, हम आज उपयोग ना करें, भविष्य के लिए बचा के रखने का क्या मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि हमें आज उपयोग करना बंद नहीं करना है, बल्कि हमें इनका न्याय संगत उपयोग करना है। अब न्याय संगत उपयोग क्या, उसको समझते हैं। प्राकृतिक संपदाओं का योजनाबद्ध, न्याय संगत और विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए तो उनसे अधिक दिनों तक लाभ उठाया जा सकता है, वे भविष्य के लिए संरक्षित रह सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि आप सौर ऊर्जा से भी विद्युत का निर्माण कर सकते हो, कोयले पेट्रोलियम से भी विद्युत ऊर्जा का निर्माण कर सकते हो। तो विद्युत ऊर्जा में ज़्यादा से ज़्यादा में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का निर्माण का जो है यूज़ करना चाहिए, जो नवीकरणीय है। ये जो कोयला पेट्रोलियम है, इनकी हमें जो ज़रूरत है जिन कामों में, उन ज़रूरतों में ज़्यादा इनको उपयोग लेना चाहिए। यानी कि जिन कामों में हम दूसरों का उपयोग कर सकते हैं वहाँ पर हम उनका करें, और इनका जहाँ खास है, जहाँ काम चल ही नहीं सकता, उनका वहाँ उपयोग कर ले, ठीक है। यानी कि बिना ज़रूरत के जो है हम जो है इनका उपयोग ना करें। संरक्षण का अर्थ कदापि नहीं है कि, अब देखिएगा, संरक्षण का यह अर्थ कदापि नहीं है, कौन सा अर्थ नहीं है, कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग न कर उनकी रक्षा की जाए। यानी कि ऐसा नहीं कहता है कि आप प्राकृतिक संसाधनों को यूज ही ना करो, उनको वैसे का वैसा स्टोर करके रखो जो है आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो इसका मतलब ये भी नहीं है उनके उपयोग में कंजूसी की जाए, उनके उपयोग में कंजूसी करना भी नहीं है। उनकी आवश्यकता के बावजूद उन्हें भविष्य के लिए बचा कर रखा जाए। यानी कि उनकी आवश्यकता है, उनकी आज आवश्यकता है, उनकी आवश्यकता हमें आज ज़रूरत है उनकी, और आज हम उपयोग ना करें, ये भी नहीं कहता है संरक्षण। जब ज़रूरत है तब उपयोग करें, ठीक है। वरन संरक्षण से हमारा तात्पर्य कि संसाधनों का अधिकाधिक समय तक अधिकाधिक मनुष्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विवेकपूर्ण उपयोग हो। यानी कि जब संसाधनों का उपयोग हो रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्यों तक लाभ पहुंचना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये मान सकते हो
कि ये आप उदाहरण ले सकते हो कि जैसे प्रदूषण का लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि कई सारे वर्कर्स को किसी कंपनी में जाना है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, मान लीजिए सभी वर्कर्स जो है एक ही शहर से दूसरे शहर बहुत सारे वर्कर कैसे जा रहे हैं, अपनी अपनी गाड़ियां लेकर के जा रहे हैं। गाड़ी में एक एक व्यक्ति जा रहा है और गाड़ी बहुत सारा पेट्रोल भी नष्ट कर रही है और इसके साथ पोल्यूशन भी खराब यानी प्रदूषण भी फैला रही है, ठीक है। लेकिन उसकी बजाय अगर वो सारे के सारे एक बस में यानी सार्वजनिक वाहन में चले जाएं तो एक ही बस में सारे चले जाएंगे, पेट्रोल बचेगा या डीजल बचेगा और इसी के साथ साथ प्रदूषण भी कम होगा। तो ये हुआ इसका विवेकपूर्ण उपयोग। लेकिन आज हम विवेकपूर्ण उपयोग नहीं कर रहे हैं, हम सारे के सारे पर्सनल गाड़ी से जाते हैं, सबको सब चीज़ें जो है पर्सनल चाहिए, पीछे से गाड़ी खाली है उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी गाड़ी जाएगी, ठीक है। यानी इसका मतलब ये नहीं कि आप गाड़ी का उपयोग ना करें, बस विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करें, ठीक है। तो ये बात ये कहता है कि विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना चाहिए। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ठीक है, चलेगा। संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता, अब बात करते हैं संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता। मानव विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। खाद्यान्नों और अन्य पदार्थों की पूर्ति के लिए उसने भूमि को जोता है। सिंचाई और शक्ति के विकास के लिए उसने वन्य पदार्थों एवं खनिजों का शोषण और उपयोग किया है। पिछली 2 शताब्दियों में जनसंख्या तथा औद्योगिक उत्पादनों की वृद्धि तीव्र आप ये कह सकते हैं कि तीव्र गति से हुई है। जनसंख्या भी वृद्धि हो रही है और औद्योगिक उत्पादन में भी वृद्धि हो रही है, क्योंकि ज़्यादा जनसंख्या तो ज़्यादा उत्पादन की जरूरत पड़ेगी। विश्व की जनसंख्या आज से 200 वर्ष पूर्व जहां 2.25 अरब थी वहां 5.25 अरब पहुंच चुकी है। हमारी भोजन, वस्त्र, आवास, परिवहन के साधन, विभिन्न प्रकार के यंत्र, औद्योगिक कच्चे माल की खपत कई गुना बढ़ गई है। इस कारण हम प्राकृतिक संसाधनों का तेजी से गलत व विनाशकारी ढंग से शोषण करते जा रहे हैं, जिससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने लगा है। यदि यह संतुलन नष्ट हुआ तो मानव का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। अतः मानव के अस्तित्व एवं प्रगति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं जो प्रबंधन है वो आवश्यक हो चला है। अब हम बात करते हैं संसाधनों के संरक्षण के उपाय कि संसाधनों को संरक्षित कैसे किया जा सकता है। तो देखिएगा, प्राकृतिक संपदा हमारी पूंजी है। प्राकृतिक संपदा हमारी पूंजी है जिसका उपयोग, जिसका लाभकारी कार्यों में सुनियोजित ढंग से उपयोग होना चाहिए। इसके लिए पहले हमें किसी देश या प्रदेश के संसाधनों की जानकारी होनी चाहिए तथा हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि विभिन्न संसाधन परंपरावलंबी तथा परस्पर प्रभावोत्पादक होते हैं। यानी कि ये जो है इनके यानी कि ये जो है एक दूसरे के प्रभाव में उत्पादित होते हैं, ठीक है। एक संसाधन बनेगा तो उसके प्रभाव से दूसरा संसाधन ज़्यादा बनेगा, ठीक है। अतः एक का ह्रास हो या नाश हो तो उसका कुप्रभाव पूरे आर्थिक चक्कर पर पड़ता है। हमें इनका उपयोग प्राथमिकता के आधार पर करना चाहिए। जो संसाधन या प्राकृतिक संपदा सीमित है उसे अंधाधुंध समाप्त कर अदूरदर्शिता उसे अंधाधुंध समाप्त करना अदूरदर्शिता है। सीमित परिभाग वाली संपदा के विकल्प की खोज करना श्रेयस्कर है। यानी कि हमें जो है जिनकी सीमित परिभाग वाली जो संपदाएं हैं उनके विकल्प का खोज करना चाहिए कि कोयला, पेट्रोलियम हम यूज़ करते हैं तो इनका विकल्प क्या हो सकता है। जैसे विद्युत निर्माण में क्या हो सकता है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये इनके विकल्प हैं, ठीक है। संसाधनों के संरक्षण के लिए सरकारी तथा गैर सरकारी स्तर पर पूर्ण सहयोग मिलना आवश्यक है, तभी होता है। अकेले सरकार के करने से, अकेले हमारे करने से कुछ नहीं होगा, दोनों मिलकर करेंगे तब सब कुछ होगा। अब देखिएगा, अब बात करते हैं वन संरक्षण एवं प्रबंधन। वन इस पृथ्वी पर जीवन का आधार है। यह वह क्षेत्र है जहां जीवन के विकास की क्रिया युगों से चलती आई है और प्राणी तथा पौधों की लाखों जातियों की उत्पत्ति हुई है। वन बरसात तथा उसमें पानी के संरक्षण हेतु अलवणीय जल के स्रोतों तथा नदियों के वर्षा जल के निरंतर पूर्ति के नियंत्रक होने के साथ साथ जलवायु के लिए वायुमंडल को आर्द्रता की पूर्ति भी करते हैं। देखिएगा कितने सारे इसमें एक ही लाइन में उसके कार्य बता दिए गए हैं कि वन जो है बरसात के लिए उत्तरदायी है और जल के संरक्षण के लिए उत्तरदायी है, और जो अलवणीय जल के स्रोत हैं, क्योंकि पेड़ों से बारिश होती है, पेड़ वाष्पोत्सर्जन करते हैं, उन्हीं से बारिश होती है। बारिश की वजह से क्या होता है, नदियों में पानी आता है और नदी क्या है, अलवणीय जल का स्रोत है, यानी मीठे जल का स्रोत है। नदियों के वर्षा जल के निरंतर पूर्ति के नियंत्रक
यानी कि नदियों में लगातार पानी आता रहे, ऐसा नहीं कि किसी मौसम में बाढ़ आ जाए और किसी मौसम में क्या हो जाए, नदी सूखी हो जाए। इसके लिए वो नियंत्रक का काम करते हैं। तो आपको पता होगा कि जब नदी का जल स्तर कम होने लगता है तो जमीन के अंदर से रिस रिस के पानी नदी के अंदर जाना शुरू हो जाता है। वो किस वजह से होता है? पेड़ों की वजह से होता है। और जलवायु में, वायुमंडल में आर्द्रता किस वजह से आती है? आर्द्रता, जब आप ये कह सकते हो कि पेड़ पौधों से वाष्पोत्सर्जन होता है तो उससे आर्द्रता की पूर्ति ये करते हैं। वन न केवल जल तथा वायु के कारणों से होने वाले कटाव से उपजाऊ मिट्टी की रक्षा करते हैं, बल्कि ये सक्रिय अजैव चट्टानों से उर्वरा मिट्टी की रचना करने वाले महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। वन पर्यावरण को स्वच्छ रखने तथा प्राकृतिक संतुलन को कायम रखने में सहायक होते हैं। वनों के बिना स्वच्छ पर्यावरण संभव नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में लकड़ी की मांग बढ़ने के साथ साथ जिस प्रकार इसके दामों में वृद्धि हुई है, उसे देखते हुए लकड़ी का व्यापार इतना अधिक बढ़ गया है कि दुनिया भर के जंगलों को खतरा उत्पन्न हो गया है। उनका क्षेत्रफल कम होने के कारण जगह जगह सूखा पड़ने लगा है। जहां कहीं पानी बरसता है, पेड़ों के अभाव में उपजाऊ मिट्टी बह जाती है। पेड़ों की कटाई का असर पहाड़ों पर भी होने के कारण पानी बरसने पर वहां से मिट्टी बह करके नदियों में आ जाती है। फलस्वरूप नदियां इतनी उछली हो गई है कि थोड़ा सा जल स्तर बढ़ने पर भी बाढ़ आ जाती है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप होता जा रहा है। यानी एक चीज को नुकसान पहुंचाएंगे तो 3-4 चीजें जो उस पर निर्भर करती हैं वो किस तरह से बर्बाद हो जाएंगी। क्योंकि क्या हो गया कि वन हमने काट दिए तो मिट्टी में उनकी जकड़ कम हो गई तो ऊपर से जब बारिश आएगी या हवाएं चलेंगी तो वो मिट्टी जा जाके नदियों में भर जाएगी। नदियों में जब मिट्टी भर गई तो पीछे से जब वो पानी आएगा वो नदियों से बाहर गिरेगा, बाढ़ आ जाएगी। जंगलों की रक्षा का सवाल आज हमारे लिए जीवन और मौत का सवाल बन गया है। पिछले कुछ वर्षों में तेजी से हुए जंगलों के विनाश के बावजूद भारत में लगभग 15,000 स्पीशीज के पुष्पीय पौधे एवं इससे दुगनी स्पीशीज शेष वनस्पति समूह की पाई जाती हैं। पौधों की कुल उपलब्ध जातियों में से 15% आर्थिक महत्व की हैं। भारतीय वन लगभग 8 लाख किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं। भारत में मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की एक विशेषता यह है कि इसमें जैव विविधता अत्यधिक होती है। देश के कुछ हिस्सों में शीतोष्ण जलवायु के पर्णपाती वन भी पाए जाते हैं। पर्णपाती वनों का मतलब हो गया जिनकी जो पत्तियां हैं वो काफी बड़ी होती हैं। अब देखिएगा, वनों यानी पत्तियों के रूप में जो होते हैं, घास के रूप में, वनोपज के रूप में इनसे 35 लाख घन मीटर टिम्बर का मतलब इमारती लकड़ी, 13 लाख घन मीटर जलाऊ लकड़ी एवं असंख्य प्रकार के उत्पाद जैसे बांस, औषधि, गोंद, रेजिन, रबड़, सुगंधित तेल, बीज एवं अनेक उपयोगी उत्पाद प्राप्त होते हैं। वनों की रक्षा आज की प्राथमिकता है। उपग्रहों से प्राप्त आंकड़े बतलाते हैं कि हमारे देश में प्रतिवर्ष 1.3 मिलियन हेक्टेयर जंगल कम होते जा रहे हैं। यानी कि देखिएगा 1.3 मिलियन हेक्टेयर जंगल कम होते जा रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा हिस्सा है पूरे वर्ष में। जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ वनों को काटकर कृषि के लिए भूमि साफ की जाती है। विभिन्न निर्माण कार्यों, कारखानों, पशुपालन आदि के लिए विश्व भर में वन काटे जा रहे हैं। आरंभ में जहां पृथ्वी के लगभग 70% भूभाग पर वन थे, वहां आज मात्र 16 से 17% भाग वनों से आच्छादित है। यानी कि 70% से घटकर ये केवल और केवल 17% तक रह गया है। वन उन्मूलन का एक कारण झूम खेती को भी माना जाता है। इस प्रकार की खेती में किसी क्षेत्र विशेष की वनस्पति को जलाकर राख कर दी जाती है, जिसमें वहां की भूमि की उर्वरता में वृद्धि होने से 2-3 वर्ष अच्छी फसल ली जाती है, क्योंकि राख उर्वरता को बढ़ाती है। लेकिन जंगल तो नष्ट हो गया ना। उर्वरता कम होने पर अन्य क्षेत्र में यही विधि अपनाई जाती है, यानी कि उस जमीन को छोड़ करके किसी और जगह पर चले जाते हैं। उस जमीन को बंजर छोड़ करके चले जाते हैं। जहां पर कहीं घना जंगल था उसको जला के वहां पर 2-3 वर्ष खेती की, उसके बाद जो उसको खाली छोड़ के चले गए तो जंगल नष्ट हो गए। हमारे देश में नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल, त्रिपुरा तथा आसाम में आदिवासी इसे अपनाते हैं, जो कि बहुत ही घातक है। वन उन्मूलन के दुष्प्रभावों में प्राकृतिक संसाधनों का क्षय, मृदा अपरदन, वन्य जीवन का विनाश। देखिएगा, हमने सुना है कि कोयला किससे बना था? कोयला जब पेड़ पौधे नीचे दब गए थे उनसे बना था। तो अब जब पेड़ पौधे ही नहीं बचेंगे तो दबेंगे क्या? दबेंगे नहीं तो कोयला कैसे बनेगा? और कोयला नहीं बनेगा तो संपूर्ण पृथ्वी का कोयला धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा।
वन उन्मूलन के दुष्प्रभावों में प्राकृतिक संसाधनों का क्षय, देखिए इस प्रकार से प्राकृतिक संसाधनों का क्षय होता जा रहा है, मृदा अपरदन हो रहा है, मृदा एक जगह से दूसरी जगह खिसकती जा रही है, वन्य जीवन का विनाश हो रहा है, जीव जंतु मर रहे हैं, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, आप देखते हैं कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है, मरुस्थलीकरण हो रहा है, मरुस्थल यानी रेगिस्तानी जो हिस्सा वो लगातार फैलाव किया जा रहा है, प्रदूषण में वृद्धि आदि उल्लेखनीय है। वनों के संरक्षण हेतु निम्न उपाय अपनाए जा सकते हैं। अब बात आती है कि वनों के संरक्षण हेतु क्या क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं, तो ये पढ़ते हैं। वनों की पोषणीय सीमा तक की कटाई की जानी चाहिए, वनों की पोषणीय सीमा तक की कटाई की जानी चाहिए। हम क्या करते हैं, वनों को बिल्कुल काट देते हैं, जिससे वो जो आप ये कह सकते हैं कि पेड़ है जो दोबारा पनप नहीं पाता है। हमें पेड़ की उतनी कटाई करनी चाहिए जिससे वो पेड़ दोबारा से पनप जाए, दोबारा से हरा जाए, ठीक है। वन काटने व वृक्षारोपण की दरों में समान अनुपात होना चाहिए, जितने वन कट रहे हैं उतने लगने भी चाहिए, नए पौधे लगने चाहिए। वनों की आग से सुरक्षा की जानी चाहिए, इस हेतु निरीक्षण गृह तथा अग्नि रक्षा पथ बनाने चाहिए। वनों को हानिकारक कीटों से दवा छिड़क कर तथा रोगग्रस्त वृक्ष को हटाकर रक्षा की जानी चाहिए। विविधता पूर्ण वनों को एक रूपता पूर्ण वनों से अधिक प्राथमिकता मिलनी चाहिए। जिनमें ज़्यादा विविधता है, जिनमें ज़्यादा जातियाँ, ज़्यादा अलग अलग तरह के पेड़ पौधे हैं, तो उन्हें ज़्यादा संरक्षण मिलना चाहिए नॉर्मल की बजाय। कृषि व आवास हेतु वन भूमि के उन्मूलन एवं झूम पद्धति की कृषि पर रोक लगाई जानी चाहिए, कि वनों को काट कर जलाकर वहाँ खेती नहीं होगी, इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। वनों की कटाई को रोकने के लिए ईंधन व इमारती लकड़ी के नवीन वैकल्पिक स्रोतों को काम में लिया जाना चाहिए। यानी कि जो इमारती लकड़ी से फर्नीचर इत्यादि बनाया जा रहा है, तो इसके जो विकल्प है वो खोजने चाहिए, प्लास्टिक के या फिर लोहे के जो है फर्नीचर बनाए जाने चाहिए, यानी उनका विकल्प खोजना चाहिए कुछ। अब देखिएगा नेक्स्ट है, बांधों एवं बहुउद्देशीय योजनाओं को बनाते समय वन संसाधन संरक्षण का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब हम बांध बनाते हैं तो बांध के पीछे का जितना भी हिस्सा है वो डूब क्षेत्र में आ जाता है, क्योंकि वहां पर बांध पानी रोक के रखेगा, तो पानी इधर उधर के हिस्सों में कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। तो वहां पर जो वन होंगे वो नष्ट हो जाएंगे। अब देखिएगा, वनों के महत्व के बारे में जन चेतना जागृत की जाए, चिपको आंदोलन, शांत घाटी क्षेत्र आदि इसी जागरूकता के परिणाम है। वन संरक्षण के सामाजिक व समय सेवी संस्थाओं की महती भूमिका है, यानी इसके अंदर जो समय सेवी संस्थाएं हैं उनको भी खड़े रहना चाहिए। नाइन्थ है, सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना श्रेयस्कर है। सामाजिक वानिकी यानी कि सामाजिक रूप से जो है पेड़ पौधे घरों में भी लगाए जाने चाहिए, और समाज के अंदर जो वानिकी है यानी कि जो पार्क इत्यादि उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाने चाहिए। वन संरक्षण के नियमों व कानूनों की कड़ाई से अनुपालना होनी चाहिए। तो ये था कि हम वनों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आगे का जो चैप्टर है वो हम करेंगे अगली क्लास में, और इसके नोट्स जो है वो आपको PDF में मिल जाएंगे कि कैसे क्वेश्चन आएगा, कैसे आंसर आएगा, तो वो आपको वहीं से करना है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।